नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फोर्थ का जो एईसी पेपर है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इस पेपर की जो यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही में क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एज यूजुअल हम दोनों ही तरीके के स्टूडेंट के लिए अपनी क्लास लेकर हाजिर होते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। तो देखो दोस्तों, जो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पेपर है उसमें पहली, दूसरी और चौथी ये जो 3 यूनिट है ये तो है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जाती है उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस वगैरह इसमें से पूछे जाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड एक बहुत अच्छी, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव यूनिट बनती है, और मेरा ये मानना है कि यदि आप एक यूनिट को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि सी पार्ट में आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन तो आप इसी में से कर दोगे तो 20 मार्क्स वो ले जाओगे। बी पार्ट में भी आप एक क्वेश्चन इसमें से कर दोगे, 10 मार्क्स वो ले जाओगे। 30 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 5 नंबर ले जाओगे। तो आराम से 35 से 40% सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट से भी आपका बन सकता है। तो मेरा यही एक प्रयास है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको सारी यूनिट प्रोवाइड करवा दे। बात करते हैं सबसे पहले यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड अपनी है डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन? यानी आंकड़ा निर्वचन या डेटा की व्याख्या। डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स एग्जामिनिंग ए गिवन सेट ऑफ डेटा केयरफुली एंड कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अर्थात डेटा की व्याख्या का मतलब हुआ कि दिए गए आंकड़ों या डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उन्हें गणितीय और तार्किक दृष्टि से या तार्किक तर्क देते हुए उपयोगी सूचना में बदलना। यानी आपके पास डेटा है। डेटा क्या है कि 20 लोग हैं, 20 लोग में से 5 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, 5 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10 लोग दोनों पीते हैं। आपके पास ये डेटा है। अब एक तो ये लिखा हुआ है और एक है आपको इसको प्रेज़ेंट करना है, प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो आपने क्या किया, इधर बना दिया ये 5 लोग जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी, यानी ये 10 लोग हो गए और ये टोटल 10 लोग हो गए इस तरीके से। तो जो कॉमन हो गए वो यहाँ पे आ जाएँगे, जिनको दोनों चीज़ पसंद है, और इधर 5 हो गए, इधर 5 हो गए। तो ये डेटा का क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। ये कैसे हुआ? पहले आपने डेटा को ध्यानपूर्वक स्टडी किया और फिर उसको गणितीय और तार्किक दृष्टि से उसको क्या किया, उपयोगी सूचना में आपने बदला। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द डेटा बट आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन फ्रॉम इट। यानी ये सिर्फ डेटा को पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस डेटा को समझना, उसका विश्लेषण करना और निर्णय लेना भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। जैसे मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन है, यहाँ पे दी हुई है टोटल पॉपुलेशन जो कि इतनी है 45 लाख या जो भी है, बहुत बड़ा संख्या है। तो इनमें से अब देखो इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करना था, तो इस संख्या का जो 12.5% है वो बिहार में है, महाराष्ट्र में 13.5% है, गुजरात में 11.5% है, झारखंड में 10.5% है, हरियाणा में 17.5 है, केरला में इतना है, पंजाब में इतना और तमिलनाडु में इतना है। तो देखो इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर इसको हम लिखते कि बिहार में इतना परसेंट है, तो ये लिखने में एक पैराग्राफ जैसा हो जाता। और यहाँ पर इसको बहुत आसानी से एक चार्ट में ही इसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक इसी हिसाब से टोटल पॉपुलेशन ये होगी जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, 2001 में इतनी, 2011 में इतनी, और चेंज हुआ इनमें इतना, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन इतनी है, अर्बन पॉपुलेशन इतनी है। तो डेटा को बहुत ढंग से स्टडी करके उसको मैथमेटिक और लॉजिकल वे में क्या करना, प्रेजेंटेबल बनाना या प्रेजेंट करना, क्या कहा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी डेटा की व्याख्या के क्या उद्देश्य है, यानी क्यों किया जाए डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पहला है टू सिंप्लीफाई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी बड़े और जटिल डेटा आंकड़ों को क्या करना, सरल बनाना। सेकंड, टू फाइंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, यानी डेटा में आपस में क्या करना, पैटर्न को समझना कि क्या किस तरीके का पैटर्न है, डेटा बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या पैटर्न है, प्रवृत्ति क्या है और उनके आपस में संबंध क्या है उनके बीच। टू कैलकुलेट एवरेज, परसेंटेज, रेशियोज, ग्रोथ रेट्स एटसेट्रा, डेटा के बीच औसत ज्ञात करना, उनका प्रतिशत ज्ञात करना, अनुमान, वृद्धि दर एटसेट्रा ज्ञात करना, इसलिए डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टू कंपेयर परफॉर्मेंस बिटवीन ग्रुप्स और कैटेगरीज, जो विभिन्न समूह और श्रेणी है उनके प्रदर्शन की तुलना करना कि ए श्रेणी और बी श्रेणी में क्या है, या 2001 से 2011 के बीच क्या चेंजमेंट हुए हैं, इन सबको क्या करना, कंपेयर करना। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड एग्जाम,
व्यवसाय, अर्थशास्त्र, शोध और परीक्षाओं में निर्णय लेने के लिए क्या करना, इनसे सहायता लेना या निर्णय लेने में क्या करना, उपयोगी इनको बनाना, ये सारे उद्देश्य हैं किसके, डेटा इंटरप्रिटेशन के, या यूँ कहे ये इम्पोर्टेंस है डेटा इंटरप्रिटेशन का, या ये नीड है डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव, नीड और इम्पोर्टेंस किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें सोर्स ऑफ डेटा की, कि डेटा के स्रोत क्या है। एक होते हैं प्राइमरी डेटा, एक होते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्ट कलेक्ट करता है, कलेक्टेड डायरेक्टली बाय सर्वेज, क्वेश्चनरीज और एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो शोध करता है वो लोगों का इंटरव्यू लेके उनसे प्रश्नावली बुला के या डायरेक्ट प्रयोग करके क्या करता है, डेटा इकट्ठा करता है, यानी कि जिसमें कोई दूसरा सोर्स नहीं होता। जो शोध करता है वो खुद से ही डेटा कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऑलरेडी अवेलेबल फ्रॉम डेटा फ्रॉम बुक्स, रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एटसेट्रा। यानी ऐसे डेटा सेकेंडरी डेटा उनको कहते हैं जो पहले से किसी और ने क्या किए थे, कलेक्ट किए थे, और बाद में किसी और के द्वारा उनको क्या करना, यूज में लेना। वह कौन से डेटा कहे जाएंगे, सेकेंडरी। तो डेटा के सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डेटा और एक होते हैं सेकेंडरी डेटा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी डेटा की व्याख्या की जो विधियां है वो कौन कौन सी है। पहला है क्वांटिटेटिव और दूसरा है डायग्रामेटिकली या ग्राफिकल मेथड। दो तरीके की विधियां हैं, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विधियां, और ग्राफिकली या आरेखीय विधियां, यानी चित्रमय विधियां भी बोलते हैं इनको। ये डेटा की चित्रमय विधियां है, और ये कौन सी विधियां है, उनकी मात्रात्मक विधियां है, यानी डेटा का हमें इंटरप्रिटेशन करना है। तो क्वांटिटेटिव में यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। मात्रात्मक विधियों में हम औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, प्रायिकता आदि गणितीय तरीकों को यूज में लेते हैं। वहीं ग्राफिकल और डायग्रामेटिकली मेथड्स में वी यूजिंग टेबल्स, बार ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड वेन डायग्राम फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तालिकाएं बनाना यानी सारणी बनाना, बार ग्राफ, स्तंभ आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट और वेन आरेख द्वारा आसान व्याख्या करना, ये कौन सी मेथड होती है, ये डायग्रामेटिक मेथड होती है या ग्राफिकल मेथड इनको कहा जाता है। आपके सिलेबस में जो है वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है इस यूनिट 3 में, और ये वाले हैं बाकी यूनिट 1, 2 और 4 में। बात करते हैं आगे, प्रोसेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग दी डेटा, डेटा को समझना, ये समझना कि क्या दिया गया डेटा, डेटा क्या है, किस तरह का डेटा हमारे पास, नंबर है, परसेंटेज है, रेशियो है, क्या है। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, अरेंज इट इन ए टेबल और ग्राफिकल फॉर्म, डेटा को व्यवस्थित करना, या तो उसे सारणी में बनाना या उसको ग्राफ के तौर पे उसको अरेंज करना। फिर नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द डेटा, डेटा का विश्लेषण करना। अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसका सम करना यानी तो योग करना, डिफरेंस यानी कि अंतर करना, परसेंटेज कंपैरिजन यानी कोई तुलना करना, प्रतिशत निकालना, ये सब यानी डेटा का क्या करना, विश्लेषण करना। फिर है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, परिणाम की व्याख्या करना। ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन और आंसर फ्रॉम द एनालिसिस, और जो हमने विश्लेषण किया है उससे हमें तार्किक दृष्टि से तार्किक निष्कर्ष निकालकर हमें उसका परिणाम की व्याख्या करनी होती है। ये प्रोसेस होती है डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेटा को अंडरस्टैंड करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, वही जो ऑब्जेक्टिव है वही इंपॉर्टेंस है इसके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको हम बोलेंगे या बताएंगे। पहला है हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वास्तविक जीवन की समस्याओं को सोल्व करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एनालिसिस, प्रॉफिट कैलकुलेशन और एग्जाम रिजल्ट्स, जैसे कि बिक्री का एनालिसिस होता है, लाभ की गणना होती है या परीक्षा परिणाम होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो जब अपन क्रिकेट देखते हैं टीवी पे, क्रिकेट हम टीवी पे देखते हैं तो वो जो आता नहीं क्या कि जैसे इधर से बॉलर ने या जो बैट्समैन है उसने सिक्सर लगा दिया, इतने में एक चार्ट आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि उसने इस रन रेट से इतने बनाए, इतने वनडे खेले, इतने वो खेले। तो ये क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन ही तो है। डेटा को क्या करना, ईजी करना, डेटा को सोल्व करना, डेटा को सही वे में प्रेजेंट करना, वह क्या कहा जाता है, इसका डेटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। सेकेंड, इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। Makes data easy to understand by converting numbers into visuals, संख्याओं को चित्रात्मक रूप में बदलकर डेटा को आसानी से समझने योग्य बनाता है कौन, डेटा इंटरप्रिटेशन। हाईली यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, रिसर्च एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रतियोगी परीक्षाओं में, व्यवसाय की रिपोर्ट बनाने में, शोध में यानी रिसर्च में और सरकारी नीतियों में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है।
अब बात करते हैं सबसे पहले टेबल की। टेबल्स कह दो, तालिकाएँ कह दो, सारणी कह दो, यानी डेटा की को क्लासिफ़ाई करना, डेटा को क्या करना? क्लासिफ़ाई करना। ये डेटा प्रेज़ेंटेशन की एक विधि है। क्या होती है सारणी? ए टेबल इज़ ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज़ एंड कॉलम्स। सारणी आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का एक सरल और संगठित तरीका है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे टू प्रेजेंट लार्ज इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये बड़े डेटा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का सबसे आसान और सबसे ही संगठित तरीका इसको कहा जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि टेबल इज द मोस्ट प्योर मेथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन या सॉरी डेटा प्रेजेंटेशन। जो आंकड़ों का प्रदर्शन है उसका सबसे शुद्ध रूप किसको कहा जाता है? सारणी को कहा जाता है, जबकि चित्रों को शुद्ध रूप नहीं कहा जाता। चित्र आसान होते हैं सारणी से भी, बट वह शुद्ध नहीं होते, वह ऑप्टिमम होते हैं। जबकि सारणी क्या होती है? शुद्ध फॉर्म होता है किसका? डेटा प्रेजेंटेशन का। अब बात करें एक सारणी की, एक आपके लिए एक फॉर्मेट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आपका। देखो, ऊपर टेबल नंबर लिखा जाता है, फिर टेबल का टाइटल लिखा जाता है और टाइटल हमेशा छोटा और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि स्व परिभाषित होना चाहिए। फिर हेड वगैरह जो लिखा होता है, इधर स्टब लिखा होता है, स्टब होता है रो हेडिंग। रो हेडिंग को क्या बोलते हैं? स्टब। स्टब को दूसरा नाम क्या होता है? टूरा। ये जरूर याद रखना एग्जाम में, इसको टूरा भी कहते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, डिफाइन स्टब। स्टब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टब? फिर आप सोचोगे कि स्टब क्या होता है, क्योंकि डेटा आपके मन में ये होगा कि इसका पेपर कैसा आएगा, क्या एमसीक्यू पैटर्न में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, पूरा पैटर्न ही आएगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में ये क्वेश्चन आएगा। जैसे मैथमेटिक्स का पेपर आप एग्जाम में करते हो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास तक जो भी आपने किया मैथमेटिक्स का, उसी हिसाब से इसका पेपर बनेगा, एमसीक्यू पैटर्न नहीं होगा। तो स्टब होता है रो की हेडिंग को। कैप्शन, जो कॉलम हेडिंग है उसको शीर्षक कहते हैं, ठीक है, उपशीर्षक कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। फिर इसके सब हेड बन जाते हैं, फिर कॉलम हेड होते हैं। इधर स्टब एंट्रीज होती है, रो एंट्री हो जाती है। जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं क्लेवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सारणी में। दो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टब या टूरा, और एक बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लेवर कहते हैं। और नीचे ये नोट होते हैं, सोर्स नोट होते हैं, फुट नोट होते हैं, कहाँ से डाटा लिया गया है, ये सारी चीज़। तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है वो टेबल का होता है। क्या फीचर है टेबल की? डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। आंकड़े पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं। इजी टू रीड एंड कंपेयर। पढ़ने में और तुलना करने में आसानी होती है। कैन हैंडल लार्ज न्यूमेरिकल डेटा। बड़े संख्यात्मक डेटा को संभालने योग्य होते हैं। यूज कहाँ होता है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, पॉपुलेशन, सेंसस एटसेट्रा। छात्रों के अंकों में, उत्पाद की बिक्री में, जनसंख्या गणना आदि में इसका यूज किया जाता है। यानी आपकी जो मार्कशीट होती है वो भी एक तरीके से टेबल ही तो होती है। ऊपर उसका हेड वगैरह होता है, इधर आपके सब्जेक्ट होते हैं, आगे क्या आए हैं इधर उनमें आ गए। तो इस तरीके का वो एक सारणी जैसा ही होता है। ऑफन यूज इन एग्जाम टू टेस्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, परसेंटेज एंड टोटल्स। अक्सर परीक्षाओं में औसत, प्रतिशत, योग, गणना आदि के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आपके यही पूछा जाएगा, टेबल के कोई दो उपयोग बताओ, टेबल की कोई दो विशेषताएं बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला है टाइप्स ऑफ टेबल। सारणी के प्रकार क्या है? एक होती है सिंपल या वन वे टेबल, एक होती है कॉम्प्लेक्स यानी सरल सारणी और जटिल सारणी। सरल सारणी वही जो एक ही हेडिंग होती है उसमें, यानी कि एक ही हेड होता है, इधर उसके कॉलम चलते हैं। कॉम्प्लेक्स में यानी टू वे, थ्री वे और मेनीफोल्ड होती है, दो तरफा, त्रितरफा या बहुविधि। यानी हमने बनाया महिला, पुरुष और महिला, ये हो गई वन वे। फिर हमने इधर इसमें बना दिया विवाहित और अविवाहित, इधर इसमें बना दिया विवाहित और अविवाहित, ये होगी टू वे। फिर इसमें भी बना दिया आपने कि अ, पढ़ा साक्षर, असाक्षर, साक्षर, असाक्षर। तो इस तरीके से आपने क्या बना, कॉलम 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 डिवाइड करते गए। तो ये जितने ज़्यादा होंगे, 2, 3 और ज़्यादा होंगे तो मैनीफोल्ड टेबल उसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉलम ग्राफ्स की, यानी स्तंभ आरेख। ए कॉलम ग्राफ्स रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स। स्तंभ आरेख में डेटा को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आयताकार पट्टियों के रूप में दर्शाया जाता है। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू द डेटा वैल्यू।
प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई उसके मान के अनुसार होती है। जैसे मान लो 2009 में है तो आपके सामने एक पूरा कॉलम बनाया हुआ है जिसमें कॉमर्स के यहाँ से यहाँ तक डेटा हो गए, साइंस के यहाँ से यहाँ तक डेटा हो गए और आर्ट्स के यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिखा हुआ नहीं था तो मैं इसमें ज़्यादा हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि इसको क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट इसको कहा जाता है। सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमेशा ये वर्टिकल मोड में ही होता है। कॉलम और बार चार्ट एक जैसे होते हैं। आगे हम देखेंगे कि बार में और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। कॉलम चार्ट की क्या विशेषताएं हैं? शोज डिस्क्रीट डेटा, असतत डेटा को भी ये दर्शाता है। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स वन कैटेगरी, प्रत्येक स्तंभ एक ही श्रेणी को दर्शाता है। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस कैटेगरीज, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना में ये उपयोगी होता है। अब बात करें बार ग्राफ्स की, यानी पट्टी रेखा। ए बार ग्राफ्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक बार आरेख क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हो सकता है, यानी कि ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, और अगर इस तरीके का होता तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्षैतिज बोल देते हैं। यानी ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और इधर की तरफ भी हो सकता है, जबकि कॉलम सिर्फ ऊपर की तरफ होता है। इट रिप्रेजेंट्स कैटेगरियल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स whose लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज। इसमें आयताकार पट्टियां होती है जिनकी लंबाई मान के अनुसार होती है। टाइप्स की बात करें तो सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ और स्टैक्ड बार ग्राफ होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बार ग्राफ के सरल बार ग्राफ होता है, बहु बार ग्राफ होता है और संयुक्त बार ग्राफ होता है। सरल में क्या होता है, वन वेरिएबल कंपेयर्ड अक्रॉस कैटेगरी, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जैसे इधर ईयर हो गई और इधर क्या है, परसेंटेज। 2016 में 80% थे, 2017 में 56 हो गए, 60 हो गए, 30 हो गए, एटसेट्रा। यानी केवल एक ही वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं सिंपल बार ग्राफ। मल्टीपल में क्या होता है, टू और मोर वेरिएबल कंपेयर टुगेदर। देखो 1991 में इंपोर्ट हमारा इतना था और एक्सपोर्ट हमारा इतना था, तो इसमें क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, इसमें तीसरा भी हो सकता है इस तरीके से। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा क्या होते हैं, बार होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। फिर आता है स्टेक्ड बार ग्राफ, संयुक्त बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, वैल्यू स्टेक्ड विद इन ए सिंगल बार, जिसमें क्या होता है, एक ही बार में वैल्यू क्या होती है, स्टेक्ड होती है, यानी संयुक्त रूप से जुड़ी हुई होती है। जैसे ये हो गया, ये पूरा एक बार हो गया जिसमें इतना हो गया गैसोलीन हो गया, इतना फूड हो गया, इतना रेंट का हो गया और इतना यूटिलिटीज का हो गया। इसी हिसाब से ये है, तो एक्सपेंसेस इसमें बताया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ में एक ही अंतर होता है कि कॉलम ग्राफ हमेशा ही वर्टिकल मोड में ही होगा, जबकि बार ग्राफ कैन बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे बार ग्राफ के यूजेज की। टू कंपेयर सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, विभिन्न उत्पादों की बिक्री की तुलना करने में काम आता है। टू प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की जनसंख्या दर्शाने के लिए काम आता है। टू शो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, विभिन्न उद्योगों का उत्पादन दर्शाने के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। बात करें लाइन चार्ट की, जिसको रेखीय आरेख भी कहते हैं। ए लाइन चार्ट इज ए फॉर्म्ड बाय प्लॉटिंग डेटा पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ एंड जॉइनिंग देम विद स्ट्रेट लाइन। रेखीय आरेख डेटा बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करके उन्हें सीधी रेखाओं से जोड़कर बनाया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड टू शो चेंजेज ओवर टाइम। यह मुख्यतः समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे मान लो यही है, इधर ही हम दे दें कि यहाँ पे 2020 है, 21 है, 22 है, 23 है, ठीक है। और ये हमारी सेल्स है कि 2020 में हमारी सेल्स इतनी थी, 21 में इतनी थी, 22 में इतनी हो गई, 23 में इतनी थी और 24 में इतनी हो गई। और इन सबको हमने क्या कर लिया, इस तरीके से मिला दिया, तो एक हमारे पास लाइन बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये लाइन चार्ट होता है। बढ़ते हैं आगे, इसकी विशेषताएं क्या होती है। शोज ट्रेंड्स, ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ये हमारी प्रवृत्तियों को, हमारी वृद्धि को और हमारी गिरावट को दर्शाता है। ट्रेंड क्या है और क्या वृद्धि है और क्या गिरावट है, इसको ये दर्शाता है। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, ये पूर्वानुमान में उपयोगी है, यानी कि यदि हमने 2023 तक का बना रखा है कि जैसे हमारे पहले सेल्स इतनी थी, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरीके से हमारा ट्रेंड है, तो आप ये कह सकते हो कि 24 में भी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, तो ये फोरकास्टिंग में भी काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा डायग्राम फोरकास्टिंग में यूज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा दिस इज लाइन चार्ट, दिस इज
लाइन चार्ट। आपसे पूछा जाएगा ट्रेंड को शो करने के लिए कौन सा ग्राफ है, तो ट्रेंड को शो करने के लिए कौन सा है, लाइन चार्ट। कैन रिप्रेजेंट वन और मोर वेरिएबल, एक या अधिक चर को ये दर्शा सकता है, यानी कि इसमें इस तरीके से दूसरी लाइन भी हो सकती है, इसमें तीसरी लाइन भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ये मंथली रेनफॉल को दर्शाता है, स्टॉक प्राइस में भी काम आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, कई सारी चीज़ों को ये दर्शाने में काम में लिया जाता है। बात करें पाई चार्ट की। पाई चार्ट क्या होता है दोस्तों, पाई का मतलब होता है ये जो वृत्त, ठीक है। इस वृत्त को जब हम, ये इसका पूरा जो मान होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री में कितना कोण किसका बन रहा है, उस हिसाब से वैल्यूज को हम बताते हैं, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये सबसे सरल मेथड है चित्र में प्रदर्शन का। ए पाई चार्ट इज ए सर्कुलर डायग्राम डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। पाई चार्ट एक वर्ताकार चित्र है जिसे विभिन्न हिस्सों में बांटा जाता है। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन ऑफ द होल, प्रत्येक हिस्सा पूरे एक का क्या बताता है, अनुपात बताता है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2021 बाई परसेंटेज, यानी जो यूरोपीय यूनियन है 2021 में, उसकी जो पॉपुलेशन है, जर्मनी में कितनी है 18.6%, फ्रांस में कितनी है 15.2%, इटली में कितनी है 13, ये स्पेन में कितनी है ये, पोलैंड में ये, वगैरह वगैरह। तो देखो कितनी आसानी से पूरी यूरोपियन जो पॉपुलेशन है उसको एक चित्र से बता दिया गया है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कम सामान्य बुद्धि वाला भी इसको समझ सकता है कि किस में कहाँ, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कहाँ पे कितनी है। तो ये अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ है, कितनी है 6 करोड़ है, तब भी आप आराम से बता सकते हो कि इटली की पॉपुलेशन कितनी होगी, पोलैंड की कितनी होगी, रोमानिया की कितनी होगी। तो एकदम आसानी से सामान्य बुद्धि वाला भी इसको समझ पाता है। फीचर्स क्या है, रिप्रेजेंट्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रतिशत वितरण को ये दर्शाता है। द सम ऑफ ऑल सेक्टर इज 360 डिग्री, सभी हिस्सों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यूजफुल फॉर शोइंग प्रोपोर्शन, अनुपात दर्शाने में उपयोगी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों ही लाइन। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा डायग्राम है जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, दैट टाइम योर आंसर विल बी पाई चार्ट। आपसे पूछा जाएगा कौन सा डायग्राम है जिसका टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, कौन सा डायग्राम है जो प्रोपोर्शन को शो करता है, वह पाई चार्ट होता है। यूजफुल क्या है, बजट एलोकेशन में, मार्केट शेयर में, इलेक्शन रिजल्ट में, एटसेट्रा, ये बहुत काम में लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, वेन डायग्राम। वेन आरेख क्या होता है, जैसे मान लो ये वो है, ये सब्जी को पसंद करने वाले लोग, ये फ्रूट्स को पसंद करने वाले, कि 14 लोग हैं वो केवल फ्रूट को पसंद करते हैं, 6 लोग हैं जो केवल सब्जी को पसंद करते हैं, और ये इन दोनों को जो यहाँ से काट रहा है इनमें कॉमन लोग हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि 22 लोग हैं जिनको फ्रूट भी पसंद है और वेजिटेबल भी पसंद है। इस तरीके के जो डायग्राम होते हैं उनको वेन आरेख कहते हैं। ए वेन डायग्राम यूजेज ओवरलैपिंग सर्किल्स टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन आरेख आपस में कटते हुए वृत्त होते हैं जो विभिन्न समुच्चयों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। इट हाईलाइट्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये समानताएं और विभिन्नताएं बताता है कि इनमें समानता है और इनमें इनमें क्या है, विभिन्नता है। फीचर्स क्या है, ईच सर्कल इज इक्वल टू ए सेट, प्रत्येक वृत्त एक समुच्चय है, यानी कि यहाँ पे ये एक अपने आप में समूह है, और ये इधर ये ए अपने आप में ए है, और इधर बी का है, ये अपने आप में एक अलग सेट है। और ये जो इन एक दूसरे को जो काट रहे हैं ये क्या हो गए, कॉमन हो गए। ओवरलैप मतलब कॉमन एलिमेंट है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है सामान्य तत्व। नॉन ओवरलैपिंग पार्ट का मतलब है यूनिक एलिमेंट, जो एक दूसरे को नहीं काट रहा, वो विशेष होते हैं, यानी कि ये जो रिमेनिंग एरिया है वो अलग है एक दूसरे से। यूज कहाँ होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में इनको बड़ा यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड सेट हिस्ट्री में, संभाव्यता और समुच्चय सिद्धांत में काम आता है। डिसीजन मेकिंग एंड क्लासिफिकेशन में, निर्णय निर्धारण और वर्गीकरण में इनको यूज में लिया जाता है। बात करते हैं आगे। अब आपके सामने है पूरी जो ये थर्ड यूनिट है उसकी पूरी को मैंने यहाँ पे क्या किया, समराइज किया है। आप इसमें देख सकते हो टेबल है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेटा शोज इन रो एंड कॉलम, डेटा कॉलम और रो में शो किया जाता है। बेस्ट यूज क्या है, लार्ज रो डेटा इज गिवन एंड नीड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब बहुत बड़ा डाटा होता है और उसको ऑर्गेनाइज करना होता है तो टेबल का यूज में लिया जाता है। फीचर क्या है, सिंपल है, सिस्टमेटिक है और ईजी कंपेरेबल है। कॉलम की बात करें तो ये वर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बार होते हैं, इस तरीके से वर्टिकुलर होते हैं। कंपेयर डेटा अक्रॉस कैटेगरी, सारी कैटेगरी में कंपेयर किया जा सकता है। ईच बार की जो हाइट है वो डेटा के इक्वल होती है। बार ग्राफ की बात करें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकती है, यानी
इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। कंपेयर करती है, सिंपल भी होती है, मल्टीपल होती है और स्टैक्ड भी होती है। लाइन चार्ट की बात करें तो डेटा पॉइंट को ही आपस में जोड़कर इस तरीके से बनाया जाता है। ये ट्रेंड को शो करती है, चेंजेज को शो करती है। बेस्ट है, इसका यूज होता है किसमें, टाइम सीरीज के डेटा में। पाई चार्ट की बात करें तो सर्किल का होता है इस तरीके से, उसमें डिवाइडेड होते हैं, टोटल 360 डिग्री होता है। ये प्रोपोर्शन को, परसेंटेज को शो करती है और सारे डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। वेन आरेख की बात करें तो ओवरलैपिंग सर्किल शोइंग रिलेशनशिप, यानी कि इस तरीके के सर्किल होते हैं और जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वो इन दोनों में रिलेशन को बताते हैं। और ओवरलैप का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आराम से पूरी यूनिट को एक साथ कंपेयर करके देख सकते हो। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक आपका पेपर, वैल्यू एडेड पेपर। यानी आपके वैल्यू एडेड पेपर में 2 ही 3 पेपर चलते हैं, सॉरी 4 पेपर हैं। हम एक पेपर की और जल्दी क्लास अपलोड कर देंगे। आयुर्वेदा की क्लास हमने अपलोड कर दी है, डिजिटल की कर दी है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन की हम जल्दी ही क्लास अपलोड कर देंगे। पूरा इसका मैटर तैयार है, हम आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे। और साथ ही में आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो हम बात कर रहे हैं तैयारी की, हम बात कर रहे हैं आपकी जीत की, जीत की तैयारी। यानी कि हमने बहुत पहले ही आपके लिए सारा मटेरियल हमने डाल दिया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़े, सारी क्लासेस आपके साथ एक ही डॉक्यूमेंट में आपके पास अवेलेबल हो, तब आपको एक पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी और उस पीडीएफ को आप हमें इस नंबर पर सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिए, पीडीएसयू पीडीएफ। हम आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाएँगे। उस पीडीएफ में चाहे आप सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हो, चाहे फोर्थ के स्टूडेंट हो, हमने हर एक पेपर को आसानी से क्लासिफाइड करके लिखा हुआ है और एक बटन आपको दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधा डायरेक्ट क्लास में आ जाओगे। यानी कि आपको इधर-उधर सर्च नहीं करना पड़ा, सीधा एक डॉक्यूमेंट से आपको सारी क्लास आपके हाथ में होगी। चाहे वो आपका कोई सा भी पेपर हो, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हो तो कुछ पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर के भी देने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका पेपर माइनर हो, वीएससी हो, एसएससी हो, एईसी हो, कैसा भी पेपर हो। जो बहुत कुछ तो इस पीडीएफ में अपलोड है, जो कुछ बच गया वो हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा नंबर ये है, आप सिर्फ पीडीएफ लिखो और आपकी पीडीएफ आपको पास डिलीवर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस यूनिट के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा व्याख्या क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग गिवन डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। डेटा व्याख्या दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें गणितीय व तार्किक दृष्टि से उपयोगी सूचना में बदलने की प्रक्रिया है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एग्जाम। यह पैटर्न, प्रवृत्तियों और संबंधों को समझने तथा निर्णय लेने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा व्याख्या का इंपॉर्टेंस क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, हेल्प्स इन कंपेरिजन्स, शोज ट्रेंड्स एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जटिल आंकड़ों को सरल बनाता है, तुलना में मदद करता है, प्रवृत्तियों को दिखाता है और निर्णय लेने में मदद करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका प्रयोग व्यवसाय में, शोध में, अर्थशास्त्र में और प्रतियोगी परीक्षा में किया जाता है। अगला है डिफाइन टेबल। सारणी को परिभाषित करो या तालिका को परिभाषित करो। ए टेबल इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। एक तालिका आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की संगठित विधि है। इट ऑर्गेनाइज लार्ज न्यूमेरिकल डेटा इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड मेक्स इट इजी फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस। ये बड़े संख्यात्मक डेटा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर तुलना और विश्लेषण के योग्य बनाती है, या विश्लेषण को क्या करती है, आसान करती है। दोबारा कह रहा हूँ, टेबल एनालिसिस करने का टूल नहीं है। टेबल डेटा को क्लासिफिकेशन करके प्रेजेंटेशन, क्लासिफाइड डेटा को क्या करने का है, प्रेजेंट करने का टूल है। डेटा को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टेबल क्या काम करती है, वर्क क्या है, टेबल का पर्पज क्या है? तो टेबल डेटा को क्या करती है, प्योर रूप में प्रेजेंट करने का काम करती है, ताकि वो विश्लेषण में इजी हो सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉलम ग्राफ? स्तंभ आरेख क्या है? A column graph represents data with vertical rectangular bars. स्तंभ आरेख डेटा को लंबवत आयताकार पट्टियों में दर्शाता है। इस तरीके से लंबवत आयताकार पट्टियों में दर्शाता है। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू।
प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई उसके मान के अनुसार होती है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज होती है, उसकी इतनी हाइट होती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। इट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज इजीली। ये विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने में क्या है, उपयोगी है। अगला है व्हाट इज बार ग्राफ। बार आरेख क्या है। ए बार ग्राफ यूजेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। बार आरेख में आंकड़ों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पट्टियों द्वारा दर्शाया जाता है। ये तो हो गया इसका कौन सा हो गया, वर्टिकल, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अब ये थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है, यानी कि इसके बार भी हो सकते हैं और इसके लाइन भी हो सकती है, इस तरीके से। इट कॉमनली यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज अक्रॉस कैटेगरीज। इसका उपयोग श्रेणियों के बीच मात्राओं की तुलना के लिए किया जाता है। इट कैन बी सिंपल, मल्टीपल और स्टैक्ड। ये सरल होता है, बहु होता है और संयुक्त होता है। यानी सरल जिसमें एक ही वैल्यू होती है, मल्टीपल जिसमें मोर देन वन वैल्यू होती है, इस तरीके से, और स्टैक्ड मतलब जो एक में ही जॉइंट होता है, इसमें ही इसके डिवाइडेशन होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ए लाइन चार्ट। रेखीय आरेख को परिभाषित करें। ए लाइन चार्ट इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग डेटा पॉइंट्स एंड जॉइनिंग देम विथ स्ट्रेट लाइंस। रेखीय आरेख डेटा बिंदुओं को अंकित कर उन्हें सीधी रेखाओं में जोड़कर बनाया जाता है। इट इज मेनली यूज टू शो चेंजेस, ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ओवर टाइम। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका उपयोग मुख्यतः समय के साथ बदलाव, यानी कि टाइम सीरीज में प्रवृत्तियों में और वृद्धि को दर्शाने में किया जाता है। इस तरीके से जो लाइन डॉट होते हैं उनको जोड़कर ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है। ए पाई चार्ट इज सर्कुलर डायग्राम डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। पाई चार्ट एक वर्ताकार चित्र है जिसे कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से कई हिस्सों में जिसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन ऑफ द होल परसेंटेज। टोटल इसका 360 डिग्री होता है। जैसे 10 डिग्री ये हो गया, 50 डिग्री ये हो गया, 20 डिग्री ये हो गया, 60 या 30 डिग्री ये हो गया, इस तरीके से। 30 तो नहीं हो गया, फिर तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 15 डिग्री ये हो गया, इस तरीके से इसका टोटल 360 होता है और हर एक इसका हिस्सा एक पर्टिकुलर परसेंटेज को शो करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेरिजन। यह वितरण और तुलना को दिखाने में क्या है, उपयोगी है। अगला है एक्सप्लेन वेन डायग्राम। वेन आरेख को समझाइए। ए वेन डायग्राम इज मेड ऑफ ओवरलैपिंग सर्किल्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स। वेन आरेख में आपस में कटते हुए वृत्त होते हैं जो विभिन्न समुच्चय को दर्शाते हैं। द कॉमन एरिया शोज सिमिलरिटीज वाइल नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स शो डिफरेंसेस। सामान्यतः जो भाग सामान्य भाग समानताएं और अलग अलग भाग विभिन्नताएं दर्शाते हैं, यानी इस तरीके के डायग्राम होते हैं। ये ए है और ये बी है। तो जो नहीं कट रहा है वो अपने आप में क्या है, अलग है, और जो कट रहा है वो क्या है, सामान्य है, यानी कॉमन है। इट इज वाइडली यूज्ड इन सेट थ्योरी एंड रीजनिंग। और इसका जो ज़्यादातर प्रयोग है वो सिद्धांत और तर्क शक्ति में इसका यूज किया जाता है। अगला है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा व्याख्या के दो लाभ बताइए। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा न्यूमेरिकल डेटा। ये जटिल संख्यात्मक डेटा को सरल बनाता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय शोइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कंपेरिजन्स। ये पैटर्न, प्रवृत्तियों और तुलना को दिखाकर निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ। बार आरेख में और स्तंभ आरेख में अंतर बताओ। देखो बार आरेख है, इट कैन बी वर्टिकल एंड कैन बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, बट जो कॉलम है वो सिर्फ क्या होते हैं, वर्टिकल ही होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। ए बार ग्राफ कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाइल ए कॉलम ग्राफ इज ऑलवेज वर्टिकल। बार आरेख क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हो सकता है, जबकि स्तंभ आरेख केवल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। बोथ रिप्रेजेंट कैटेगरियल डेटा यूजिंग बार्स बट देयर ओरिएंटेशन डिफरेंट। दोनों पट्टियों द्वारा श्रेणीबद्ध डेटा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंतर केवल इनमें किसका होता है, दिशा का होता है। ये दोनों दिशा में होता है बार डायग्राम, और ये सिर्फ ऊर्ध्वाधर ही होता है। अगला है राइट वन यूज ऑफ लाइन चार्ट इन रियल लाइफ। रेखीय आरेख का एक वास्तविक जीवन में उपयोग बताओ। रेखीय आरेख क्या है, रेखीय आरेख इस तरीके का होता है। वास्तविक लाइफ में क्या उपयोग है, लाइन चार्ट इज यूज्ड टू शो द ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइसेस ओवर टाइम, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स ट्रैक ग्रोथ और डिक्लाइन। रेखीय आरेख का उपयोग उपयोग के समय के साथ शेयर बाजार की कीमतों की वृद्धि दिखाने के लिए होता है, जिससे निवेशक वृद्धि या गिरावट को समझ पाते हैं। और साथ ही में आप ये भी कह सकते हो फोरकास्टिंग में भी इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ये फोरकास्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई इज पाई चार्ट यूजफुल। पाई चार्ट उपयोगी क्यों है। पाई चार्ट इज यूजफुल बिकॉज इट शोज द परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंस categories in a single diagram, making distribution easy to understand visually.
पाई चार्ट उपयोगी क्योंकि ये विभिन्न श्रेणियों का प्रतिशत हिस्सा एक ही चित्र में दिखाता है, जिससे वितरण को दृष्टिगत रूप से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अभी हमने कहा, इस तरीके से हैं, यहाँ पे टोटल आपको जो भी नंबर दिया है फिर इधर इनके इससे बता दिए जाते हैं, इसमें पर्टिकुलर परसेंटेज होता है। तो एक ही डायग्राम में टोटल भी दिखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता है और सबका चित्र में प्रदर्शन भी हो जाता है, इसलिए बहुत उपयोगी है। अब बात करें यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, किस तरीके के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इन डिसीजन मेकिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। डेटा इंटरप्रिटेशन के महत्व एवं निर्णय लेने में इसके उपयोग को उपयुक्त उदाहरण से समझाओ। Discuss the advantages and limitations of presenting data through tables, bar graphs and line graph। तालिका, बार ग्राफ और रेखा आरेख के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करने के लाभ क्या है और क्या सीमाएं हैं। अगला है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट के निर्माण और व्याख्या का वर्णन करो। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अन्य ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण से ये किस तरीके से अलग है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉलम ग्राफ एंड वेन डायग्राम इन एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। जटिल आंकड़ों के विश्लेषण में कॉलम ग्राफ और वेन आरेख के उपयोग को समझाओ। गिव सुटेबल इलिस्ट्रेशंस। उपयुक्त उदाहरण इसके साथ आप बता सकते हो। अगला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइन चार्ट एंड बार ग्राफ्स इन प्रेजेंटिंग टाइम सीरीज डेटा। रेखा आरेख एवं बार ग्राफ की प्रभावशीलता की तुलना एवं विवेचना कीजिए, विशेषकर समय श्रृंखला डेटा के प्रस्तुतिकरण में। यानी समय बात कर रहे हैं टाइम सीरीज में लाइन चार्ट की क्या उपयोगिता है और बार चार्ट कहाँ उसमें कम पड़ता है, इन दोनों के कंपैरिजन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इवेल्युएट द रोल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इन एकेडमिक रिसर्च, बिजनेस एनालिसिस एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए शैक्षणिक में, अनुसंधान में, व्यवसाय विश्लेषण में और सार्वजनिक नीति निर्माण में। ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग। एक नंबर पे आपको दे दिया जाए लाइन चार्ट, एक पे दूसरे पे दिया जाए पाई चार्ट, एक पे दे दिया आपको बार बार डायग्राम, इस तरीके से। तो अलग अलग आपको टॉपिक देके उनसे भी आपसे नोट लिखवा के भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी अपनी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की क्लास। आपको अगर इसकी पीडीएफ की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ से इसको पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, और यदि आपको पीडीयूएसयू की पीडीएफ चाहिए जिसमें सारे लिंक हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप में सिर्फ पीडीएसयू पीडीएफ लिख दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ तक आपकी क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद, और हम यही आपके लिए शुभकामनाएं करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, और आपकी आगे की सारी एग्ज़ाम के लिए करियर एजुनेस्ट आपके साथ है, आपके बराबर खड़ा है। और चैनल पे नए हो तो मैं दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें। आप बहुत से दोस्त वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये थोड़ा-सा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और आपका जुड़ना हमारे साथ यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो अ, बने रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।